Myself, Dr. Vijay Kumar Beniwal, Assistant Professor, Government Law College, Alwar. We were discussing mental element in tort. We have discussed intention and malice. Third one is motive. शाब्दिक हिंदी अर्थ हेतु. हेतु क्या है? रीजन टू कंडक्ट, आचरण का कारण. इन बैकग्राउंड, आचरण का, किसी व्यक्ति के आचरण का बैकग्राउंड में पड़ा हुआ कारण हेतु कहलाता है. इसे सामान्य परिभाषित किया है. मोटिव इज ए अल्टेरियर इंटेंशन या इंटेंट, दूरस्थ आशय. Malice is an ulterior intent. It doesn't comes in front, but it exists in background. यह malice दूरस्थ आशय है जो कि प्रकट नहीं होता बल्कि बैकग्राउंड में एग्जिस्ट करता है या अस्तित्व में रहता है. हेतु वह है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है. यह किसी व्यक्ति के आचरण को ज्ञापित करता है, यानी सिग्निफाई करता है कि व्यक्ति कोई आचरण क्यों करता है, किस कारण करता है, किस ध्येय को मन में रख के करता है, क्या उसका रीजन है काम करने का. क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने से पहले व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आते हैं, उसके पीछे कुछ प्राप्ति या कोई रीजन का कोई भी आचरण का कोई ना कोई कारण हर कार्य के पीछे होता है. मोटिव के बारे में अपकृत्य में सामान्य नियम क्या है? क्या मोटिव को संगत माना गया है, रिलेवेंट और नॉट? तो यहां पर सामान्य रूल ये है कि मोटिव अच्छा होने से भी कोई बुरा कार्य यानी अनलॉफुल एक्ट लॉफुल नहीं हो जाता है, या उसकी टॉर्टिस लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है, या ऐसा नहीं है कि उसका टॉर्टिस लायबिलिटी अराइज ना होती. इसी प्रकार अगर कोई बुरे मोटिव यानी इविल मोटिव से कार्य करता है या कंडक्ट करता है और लीगल वर्क करता है, तो किसी को क्षति होने पर भी, डैमेज होने पर भी टॉर्टिस लायबिलिटी विल नॉट अराइज अपॉन अपोनेंट के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अपकृत्यपूर्ण दायित्व उत्पन्न नहीं होता है. तो जनरल रूल टॉर्ट के अंतर्गत ये है कि किसी प्रकार का भी कोई कृत्य अगर मैलिस से किया जाता है और अनलॉफुल एक्ट है तो दायित्व उत्पन्न होगा, और अगर कोई कार्य इविल मोटिव से भी किया जाता है, इफ ए कंडक्ट विद इविल मोटिव, देन इफ कंडक्ट या एक्ट इज लॉफुल, then tortious liability will not arise upon person. Next, there is a difference between intention and malice. क्योंकि इसको इंटेंशन एंड मोटिव को दूरस्थ आशय या अल्टेरियर इंटेंशन बताया गया.
तो इंटेंशन और मोटिव में डिफरेंस क्या है? इंटेंशन एक एग्जाम से पल से समझते हैं। ए बी both are unknown. A and Z are friends. Z have a daughter. She is ill. She have a hole in his heart. Z needed 12 lakhs to operate D, but he hasn't. Z said to A to help, and Z said to other person also to help, but A doesn't have. A want to help Z. One day, A goes on a road and he saw B. B is a person who have a bag with bundles of notes. तो ए बी को एक ब्रिज के नीचे देखता है जिसके पास बहुत सारे पैसे बंडल ऑफ नोट्स हैं एक बैग में, इन ए बैग। तो जैसे ही ए बी को देखता है उसके मन में एक मानसिक दशा उत्पन्न होती है कि मैं बी से वो बंडल छीन लूं या बी से वो बंडल चुरा लूं या बी से वो बंडल लूट लूं या वो बैग लूट लूं, जिससे मुझे अच्छे खासे 10-15 लाख रुपए मुझे कुछ उसमें पैसे प्राप्त हो जाए। यह है इमीडिएट मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन इज कॉल्ड इंटेंशन, तात्कालिक मानसिक दशा, जिससे कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, तात्कालिक मानसिक दशा। इसी प्रकार जिस ध्येय को रखकर, जिस कारण के कारण या जिस बात के लिए प्रेरित होकर वो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो है दूरस्थ आशय, यानी तात्कालिक मानसिक दशा इंटेंशन, और जिस ध्येय को मन में रखकर या माइंड में रखकर कार्य किया जाता है वह कहलाएगा मोटिव, यानी हेतु। तो बैकग्राउंड में जो कारण है किसी कार्य करने को या किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए, तो वह मोटिव कहलाता है। और इमीडिएट मेंटल कंडीशन इज कॉल्ड इंटेंशन, तात्कालिक मानसिक दशा इंटेंशन आशय कहलाती है। और जिस रीजन से वो कार्य किया गया, जिस ध्येय की प्राप्ति के लिए किया गया है, मन में रखकर जो कार्य किया वो है मोटिव, कि ए करने के बाद में जेड की हेल्प कर पाएगा टू गेट ऑपरेट डी। ये बेसिक डिफरेंस है इंटेंशन और मैलिस में। अब आइए कुछ केसेस द्वारा देखते हैं कि इंटेंशन टोर्टिस लायबिलिटी अराइज करने में हेल्पफुल है या नहीं। फर्स्ट केस हम जो लैंडमार्क जजमेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, एलन वर्सेस फ्लड। एलन वर्सेस फ्लड के मामले में यहां पर एक व्यक्ति ए किसी जहाज पर यानी शिप पर लकड़ी का काम करने के लिए, वुडन वर्क के लिए जहाज के स्वामी ऑनर ऑफ द शिप द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बी एंड अदर्स आर अपॉइंटेड सेम शिप फॉर आयरन वर्क। When B saw A, B
मेक ए कंप्लेंट टू ओनर और शिप, जहाज के मालिक से एक कंप्लेंट करता है कि ये व्यक्ति पहले लोहे का काम करते हुए हमने देखा है, और ये व्यक्ति अगर वुडन का काम इस शिप पर करेगा तो ये बी एंड अदर्स जो कि लोहे का काम कर रहे हैं वो शिप पर काम करना बंद कर देंगे। इसके पश्चात शिप ओनर्स ने ए को काम से हटा दिया। ए ने बी के खिलाफ यहाँ केस किया कि शिकायत, और यहाँ पर कंपनसेशन के लिए क्षतिपूर्ति के लिए डिमांड की है। पर यहाँ पर बी द्वारा ए के किसी राइट का वायलेशन नहीं है, चाहे मोटिव इसका इविल हो, बुरा मोटिव हो, इविल मोटिव, तो भी बी ए के लिए किसी प्रकार का कंपनसेशन करने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए दायित्वाधीन, टॉर्टिस लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, दायित्वाधीन नहीं होगा। तो डिसीजन दिया लॉर्ड वाटसन ने। सेकंड केस है जो कि फर्स्ट केस है अबाउट मोटिव, कीबेल वर्सेज हिकरिंगल, वर्ष 1706 ईस्ट 11 ईस्ट या 1706। यहाँ पर प्लेंटिफ वादी का बतखों का एक बतख पालन का कार्य करता था अपनी जमीन पर, या बतखों के लिए वो कार्य करता था, अपनी जमीन पर बतख पालने का कार्य करता था, ओनर ऑफ डक्स। यहाँ पर प्रतिवादी अपोनेंट इस मामले में जैसे ही डक्स का जो पर्टिकुलर एक सीजन है समागम का, उस दौरान वह गोली चला देता था, जिससे डक्स चिड़चिड़े हो जाती थी और चिड़चिड़े होकर आपस में अटैक कर देती थी और डक्स डैमेज हो जाती थी, कई घायल और कई मर जाती थी। तो उस स्थिति में यहाँ पर वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ केस किया है और क्षतिपूर्ति की मांग की है वाद दायर कर। यहाँ पर प्रतिवादी जो कि गोली दागता है, कोर्ट ने निर्धारित किया कि प्रतिवादी का प्रयोजन चाहे गलत हो या मोटिव इविल मोटिव से कार्य किया है, लेकिन उसने वादी के किसी अधिकार का अतिलंघन नहीं किया है, क्योंकि उसने फायर अपनी जमीन से, ऑन लैंड से किया है। जो कार्य किया गया है वो अपनी जमीन पर किया गया है, इसलिए किसी प्रकार का कोई टॉर्टिस लायबिलिटी अराइज नहीं होती है, कोई दायित्वपूर्ण अकृत्यपूर्ण दायित्व उत्पन्न नहीं होता, किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दे नहीं होगी। नेक्स्ट, हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स फार्म लिमिटेड वर्सेस एमेट 1936। इस केस में सिमिलर फैक्ट है, बस यहाँ सिल्वर फॉक्स फार्म है, सफ़ेद लोमड़ियों का फार्म जो डेवलप किया जा रहा था वादी के द्वारा। यहाँ प्रतिवादी इसके पास की ज़मीन पर एक कॉलोनी डेवलप कर रहा था, तो कॉलोनी डेवलप करने पर एक इसने वादी द्वारा एक बोर्ड हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स का लगाया गया, जिसके लिए प्रतिवादी ने मना किया कि वह यहाँ पर कॉलोनी डेवलप नहीं हो पाएगी। प्लॉट्स लेने के लिए कैंडिडेट्स या कस्टमर्स इससे डिसएग्री हो जाएंगे या इससे नेगेटिव इफेक्ट उसके बिजनेस पड़ेगा। ए के द्वारा ये सिल्वर फॉक्स, ये जो बोर्ड है ये नहीं हटाया गया, इट डजंट रिमूव दिस बोर्ड, साइन बोर्ड। तब प्रतिवादी के द्वारा अपनी भूमि पर फायर किया गया। कब? जब समागम का अवसर जैसे ही उत्पन्न हो और जो समय आए उस समय प्रतिवादी द्वारा समय समय पर गोलियां चलाई गई, जिससे कि जो सिल्वर फॉक्स हैं, ये सफ़ेद लोमड़ियां हैं, उसमें सिमिलर व्यवहार हुआ
वो विक्षुब्ध हो गई, उन्हें डैमेज हुआ और जो प्रजनन का कार्य है वो प्रॉपरली नहीं कर पाए। इसके लिए वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ वाद दायर किया और क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन की मांग की है। न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से जस्टिस मैकनार्डन ने स्पष्ट किया कि यहां पर भी एविल मोटिव से कार्य किया गया, बट देयर इज नो अनलॉफुल एक्ट, सो tortious liability will not arise, is not arising, and he is not liable to compensate to plaintiff. नेक्स्ट केस ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। ये मैं पिछले लेसन में भी बता चुका हूँ आपको कि ये मैलिस का और मोटिव दोनों का केस है। मोटिव कुछ और है, उसके इविल मोटिव था, यहाँ पर वापस ए कॉर्पोरेशन से एग्रीमेंट करवाना चाहता था या कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मोटिव और मैलिस दोनों थे, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिलाया गया। आइए एक इंडियन केस देखते हैं। इंडियन केस में विष्णु जोशी वासुदेव TLHPS स्मिथ कंपनी, इसमें क्या है, इस केस के तथ्य इस प्रकार हैं कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि एक कॉलेज में कार्य कर रहा है इलेक्ट्रीशियन का। यहाँ पर किसी कारण पर प्राचार्य द्वारा इसको लात मार के निकाल दिया गया, इसके पेट में 2-3 लात मारी गई है, जिसके लिए इसने क्लेम किया है। यहाँ पर प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि मेरा कोई इविल मोटिव नहीं था और इविल मोटिव से मैंने कोई कार्य नहीं किया, बट जस्टिस मधोलकर ने यहाँ पर हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स और कीबेल के वाद को लेते हुए स्पष्ट किया कि यहाँ पर जो कार्य किया गया वो अनलॉफुल है, इसलिए टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर मोटिव में बी रिलेवेंट इन टॉर्ट, कि कहाँ पर मोटिव में भी रिलेवेंट तक संगत हो सकता है, संगत हो सकता है, टॉर्टियस लायबिलिटी के लिए संगत पूर्ण हो सकता है, रिलेवेंट हो सकता है कहाँ पर। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बताए गए हैं। एक यहाँ पर तर्क संगत होगा। फर्स्ट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। जब भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया जाएगा या द्वेषपूर्ण अभियोजन किया जाएगा तो उसके पीछे कोई रीजन जरूर होगा जो प्रूव किया जा सकता है कि इस कारण से मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया गया, तो ये रिलेवेंट हो जाता है। सेकंड वन इज डेफेमेशन, मानहानि। मानहानि के मामलों में मानहानि क्यों की गई उसके रीजन के लिए रीजन बताया जा सकता है इन बैकग्राउंड, और वो रीजन प्रूव किया जा सकता है। तो मोटिव, जो मोटिव है या इविल मोटिव है वो बताया जा सकता है और मोटिव को प्रूव किया जा सकता है। थर्ड वन इज कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के मामले में मोटिव प्रूव किया जा सकता है, बैड और गुड मोटिव बोथ, दोनों तरफ। नेक्स्ट न्यूसेंस, उपताप के मामले में भी जहां पर कोई व्यक्ति किसी के राइट्स में, कोई भूमि, भवन या अन्य संबंधी किसी अधिकार में अगर हस्तक्षेप पहुंचाता तो उसके पीछे भी उसका एविल और गुड मोटिव कैन बी प्रूव्ड to make liability in tort। तो इन मामलों में मोटिव रेलेवेंट या संगत हो जाता है, जिसको साक्ष्य पर लिया जा सकता है या जिसको प्रूव किया जा सकता है। किसी मामले में इसको प्रूव किया जा सकता है। इट इज कंप्लीट अबाउट मोटिव।